बेसिकली मैं फैसलाबाद से हूँ, जड़ावाला से। फैसलाबाद के साथ है सिटी बिल्कुल। और मैंने फैसलाबाद जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी से बीएस किया था अपना 2022 में, बीएस साइकोलॉजी में। आईएलटीएस तो एकेडमिक आई थिंक वैलिड होता है। आईडीपी भी कुछ जगह पे तो वैलिड होता है या नहीं? नहीं, बाकी कंट्रीज़ के लिए होता है, लेकिन यूके का अपना आइट्स है, यूके वीज़ा। आपने किन एक तो यूके में जब आपने अप्लाई किया, एक ड्रास्टिक शिफ्ट था जर्मनी के कंपैरिजन अगर हम बात करें यूके की फ़ी वगैरह के हिसाब से, क्योंकि यूके हम सबको पता है कि इतना ज़्यादा कॉस्ट फ्रेंडली नहीं है। बिल्कुल किया था। जब एडमिशन वगैरह हो गया था तो मुझे भी काफ़ी लोगों ने डराया था कि जो सिटी में जा रही हूँ वहाँ जॉब्स नहीं मिलेंगी, वहाँ पर ये इशू होगा, वो इशू होगा। बट अगेन के हार्ड वर्क तो हर जगह पर है। थोड़ा सा हमें वॉक थ्रू दे दें अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को लेकर। जब आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, यूके का प्रोसेस एक तो स्टार्ट कब किया था आपने? रिस्पॉन्स आने में आपको कितना टाइम लगा, एप्लीकेशन जाने में कितने टाइम लगे, और कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई हुआ था और एडमिशन्स कितनी में आपको रिसीव हुए थे? तो अस्सलाम, मेरे साथ राबिया हैं जो कि अभी इंशाल्लाह यूके, इनकी फ़्लाइट जल्दी जा रही हैं, यहाँ से पाकिस्तान से मूव कर रही हैं। थ्रू आउट प्रोसेस इन्होंने एक्सेस फीचर से किया था, यूके का जो अपना प्रोसेस था। राबिया को मैं पहले ही बड़ा तंग कर चुका हूँ वॉइस के चक्कर में क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग आगे पीछे चल रही है, तो सॉरी राबिया उसके लिए। लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। आप कहाँ से हैं पाकिस्तान में, क्या डिग्री आपने की है, क्या क्या पढ़ा है, और उसके बाद फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं कि यूके में क्या सिनेरियो है, क्या सोच के आपने अप्लाई किया था। बेसिकली मैं फैसलाबाद से हूँ, जड़ावाला से। फैसलाबाद के साथ है सिटी बिल्कुल। और मैंने फैसलाबाद जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी से बीएस किया था अपना 2022 में, बीएस साइकोलॉजी में। ये एक बहुत बड़ा इशू बना है, आपको भी पता है, लास्ट ईयर मेरा एडमिशन में साइकोलॉजी का। इशू क्या बना है? लाइक मेजर पाकिस्तान में इशू है, क्या इशू आ रहा था साइकोलॉजी का? नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी का ये इशू आता है कि जर्मनी, इटली में लैंग्वेज बैरियर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो आपको एक साइड सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है अपनी, बिल्कुल फील्ड छोड़ के। तो ये बहुत इशू बन रहा था मेरा जर्मनी के एडमिशन्स में। हाँ, मैं पहले बता दूँ, राबिया ने हमसे प्रोसेस स्टार्ट कराया था अपना जर्मनी का। और जर्मनी में एक तो कोर्सेज़ का जिस तरह राबिया बता रही हैं कि इशू आता था, साइकोलॉजी समथिंग के उसमें कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इवन जब आपने जॉब भी करनी होती है उसके लिए भी। तो अक्सर सब्जेक्ट साइकोलॉजी के जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में ऑफ़र होते हैं। जिस तरह राबिया बता रही हैं कि उन्हें सब्जेक्ट थोड़े इधर उधर के चूज़ करने पड़ रहे थे, तो अक्सर लोग जो मेडिकल फील्ड या जिन्होंने इवन एमबीबीएस किया होता है, वो लोग भी अगर फर्दर एजुकेशन जर्मनी में परस्यू मेडिकल में करना चाहते हैं, तो उन्हें भी थोड़े डिफरेंट अपनी फील्ड से हट के करने पड़ रहे होते हैं, लाइक पब्लिक हेल्थ के हो गए या डिफरेंट और सेक्टर्स के हो गए। तो डैट वाज वन ऑफ द मेजर इशू जिस पे आई थिंक राबिया ने फिर थोड़ा शिफ्ट भी लिया था जर्मनी से यूके वाली साइड पे, क्योंकि यूके में वी ऑलरेडी नो लैंग्वेज के सच इश्यूज़ नहीं हैं। अच्छा, तो ये तो क्लियर हो गया कि यूके क्यों आपने थोड़ा प्रेफर किया था एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। जर्मनी में आपने जब अप्लाई किया था कितनी यूनिवर्सिटीज़ मिल रही थी या कोर्सेज मिल रहे थे, या कोई अपनी साइकोलॉजी रेलिवेंट नहीं मिला था आपको? नहीं, मुझे आई थिंक 3 to 4 यूनिवर्सिटीज़ मिली थी साइकोलॉजी से रेलिवेंट। बट मेरा उनमें एडमिशन नहीं हुआ था जनवरी इनटेक में, विंटर इनटेक में। तो उसके बाद मैंने यूके को मूव किया था, बट स्टिल साथ में मैंने जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करने का प्रोसेस रखा था आपके साथ ही, क्योंकि मैं रिस्क वगैरह नहीं लेना चाहती थी। और जो समर इनटेक आता है, सितंबर इनटेक होता है, उसमें तो काफ़ी मतलब सब यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स ओपन हुए होते हैं, तो फिर भी कुछ रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में, रेलिवेंट फील्ड में आपको एडमिशन की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन विंटर इनटेक में साइकोलॉजी का बहुत इशू बन रहा था। ठीक है, आपकी प्रोफाइल आप बता सकते हो कि जीपीए कितना था, आइल्स दिया था, अटेम्प्ट किया था या नहीं आपने? मेरा CGPA था बीएस में 3.3, और मैंने आइट्स दिया था जर्मनी के लिए। जब मैंने दिया था तो मेरा 6.5 आया था आइट्स ओवरऑल, और यूके के लिए भी मेरा ओवरऑल 6.5 था। क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं था कि यूके के लिए आइट्स और होता है, तो फर्स्ट मैंने ना जर्मनी का जब स्टार्ट करवाया था आपके साथ, तो मैंने जल्दी जल्दी में ना फ़ौरन आईडीपी का दे दिया था, कोई रिसर्च वगैरह नहीं की, तो फिर इसलिए मुझे यूके के लिए दोबारा आइट्स देना पड़ा था। आईएलटीएस तो एकेडमिक आई थिंक वैलिड होता है, आईडीपी भी कुछ जगह पे तो वैलिड होता है या नहीं? नहीं, बाकी कंट्रीज़ के लिए होता है, लेकिन यूके का अपना आइट्स है, यूके वीज़ा। ठीक है, तो आपको डबल डबल देना पड़ेगा। तो ये नोट कर लें कि यूके के लिए एक स्पेसिफिक एक यूके वीआई का भी होता है जो आइल्स होता है। जी जी, उनका एकेडमिक का आर्ट्स देना पड़ता है अगर आपको यूके में एडमिशन लेना है तो। हाँ, ये काफ़ी लोग मुझसे भी पूछते हैं कि अगर हमने आइल्स देना है तो यूके वीआई जर्मनी में चल जाएगा, तो अक्सर मैं उन्हें कहता हूँ कि जर्मनी के लिए आप आइल्स एकेडमिक ही रखो, लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर आपने यूके जाना है तब यूके वीआई आई थिंक दैट्स द वे टू गो।
ठीक है, तो वो कैसा था, लाइक ठीक था, या सिमिलर टू एकेडमिक आइल्स ही होता है या थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है जो यूके भी आए वाले? नहीं नहीं, बिल्कुल सेम वैसा ही होता है, बट जस्ट वीज़ा डिमांड है यूके की, क्योंकि यूके अब यूरोप में नहीं है, तो थोड़ा वो इशू बना देते हैं कि हमारा अपना आइल्स होगा, हमारी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये थोड़ा इशू होता है। और ये चीज़ पहले नहीं होती थी, ये चीज़ ज़्यादातर ब्रेक्सिट के बाद होने लगी है, क्योंकि यूके जो था पहले यूरोप का पार्ट ही था, तो जो चीज़ें यूरोप में इम्प्लीमेंट हो रही होती थी वो यूके में हो रही होती थी, लेकिन ब्रेक्सिट के बाद से काफ़ी चीज़ें अब चेंज हो रही हैं। ठीक है राबिया, अब मेन मेरा जो सवाल कि आपने किन, एक तो यूके में जब आपने अप्लाई किया, एक ड्रास्टिक शिफ्ट था जर्मनी के कंपैरिजन, अगर हम बात करें यूके की फ़ी वगैरह के हिसाब से, क्योंकि यूके हम सबको पता है कि इतना ज़्यादा कॉस्ट फ्रेंडली नहीं है। हम देखें कि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी इन कंपैरिजन टू जर्मनी काफ़ी ज़्यादा है, जर्मनी में तो मोस्टली फ्री है एजुकेशन, बट यूके वाज समथिंग जहाँ पे फ़ी वाइज आपको एक दफ़ा सोचना पड़ता है कि अच्छा मैंने इतनी फ़ी पे करनी है या नहीं करनी। तो जब आप यूके में अपने माइंड थोड़ा शिफ्ट किया कि चलो मैं यूके अप्लाई कर देती हूँ, तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या आया था, कि फ़ी का ही था या कोई और चैलेंज भी था? थोड़ा तो फ़ीस का इशू बनता है, क्योंकि ऑब्वियसली जर्मनी में स्टडीज़ फ्री है, तो आपको सिर्फ दूसरे एक्सपेंसेस ब्लॉक अमाउंट वगैरह का ही करना पड़ता है, लेकिन यूके में आपने फ़ीस भी देनी है, ताकि क्योंकि मोस्टली आपको भी पता है जब स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनका माइंड सेट होता है कि हमने वहाँ पर अपना खुद को सेटल डाउन करना है। इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस करके तो आप अगर वहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ तो फर्दर पढ़ेंगे या जॉब के लिए जाएंगे। नहीं, मैंने अपने सब्जेक्ट को ही नज़र में रखा कि अगर मेरा जर्मनी में एडमिशन हो भी जाता है, 2 साल तो मुझे लगेंगे लैंग्वेज उनकी सीखते सीखते, और एक तो बिल्कुल सब्जेक्ट मेरा साइड पर हो जाएगा। एंड देन उसके बाद ठीक है चलो थोड़े एक्सपेंसेस तो बच गए, लेकिन बाद में मेरी फील्ड का क्या होगा, मैं वहाँ पर करूँगी क्या। जब मैंने यूके को शिफ्ट किया तो थोड़ा फ़ीस की टेंशन थी, बट यह है कि यूके में फ़ीस इंस्टॉलमेंट्स में होती है। आपको फर्स्ट जो इनिशियल फ़ीस होती है वो तो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन चले ब्लॉक अमाउंट भी तो देनी है ना, वो आप इनिशियल फ़ीस को समझ लें कि वो इनिशियल फ़ीस चले गई है, थोड़ी एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन इंस्टॉलमेंट्स होती हैं तो वहाँ पर आपको 20 आवर्स अलाउ होते हैं वीकली स्टूडेंट को जॉब करना, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स गए हैं, मेरी फ्रेंड्स भी गई हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि जॉब्स वगैरह और जॉब्स होती हैं बट इजीली मिल जाती हैं, क्योंकि लैंग्वेज का इशू नहीं होता और आपको अलाउ है 20 आवर्स काम करना, और इजीली आपके ना फ़ीस निकल आती है, इजीली आपके इंस्टॉलमेंट्स पे हो जाती हैं। इवन जब आपको ऑफ होता है समर ऑफ, तो उसमें आप फुल टाइम जॉब करके अपने जो अपने इनिशियल फ़ीस वगैरह निकाली आप वो भी पे कर सकते हैं। ठीक है, चलें, इंशाल्लाह गुड लक आपको। आई होपफुली जहाँ भी आप जाएँ पार्ट टाइम जॉब्स के या इवन फील्ड रेलिवेंट जॉब्स के आपको इशू इतने ना आए। एक बहरहाल बहुत बड़ा एज यूके का जर्मनी के ऊपर लैंग्वेज का है, क्योंकि मैं अक्सर लाइक मैंने तो अब जर्मनी आ गया, जर्मन सीख ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग और एफर्ट टेकिंग प्रोसेस। ये ऐसा नहीं होता कि आप स्पेशली जो आपकी फील्ड है, मेरी फील्ड थोड़ी टेक्निकल है, टेक्निकल में फिर थोड़ा कम लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है। जब मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था जर्मनी में, दे वर आस्किंग फॉर बे आइंस, शायद आपको उसका आइडिया हो। बे आइंस इज समथिंग जो कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज का लेवल है, बट इन मोस्ट मेडिकल केसेस लाइक जिस तरह आप, मेरी कज़न है वो, उन्होंने MBBS पाकिस्तान से किया था, फिर वो जर्मनी मूव कर गई, तो उनसे C1 या C2 की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, विच इज़ लाइक बहुत फ्लुएंट लेवल की जर्मन लैंग्वेज स्किल। तो उन्हें तकरीबन 2.5-3 साल हो गए, वो अभी लैंग्वेज के चक्रों में ही है कि अच्छा अभी B1 क्लियर हुआ है, B2 क्लियर हुआ है, और वो थोड़ा स्पेशलाइज भी इन्होंने किया हुआ था। लेकिन दिस इज़ समथिंग जो एक हमने जब शुरू से जो हमारी एजुकेशन होती है वो इंग्लिश में होती है। हमने अपनी मैट्रिक FSC OA लेवल जो भी हमने किया होता है, फिर बैचलर्स किया होता है, हम इंग्लिश के साथ थोड़े कंफर्टेबल हो चुके होते हैं, गिवन के हमारा एक पैटर्न बन जाता है कि स्टडीज़ इंग्लिश में सब कुछ। बट जर्मनी में आके हिट आपको एकदम होता है कि यार ये ना सारी दुनिया थोड़ी चेंज हुई है अगर लैंग्वेज नहीं आती। शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा होता था, शुरू में टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वाज अ वेरी बिग इशू, और हर स्टूडेंट के लिए होता है आई थिंक जो शुरू में जाते हैं। काफ़ी बड़ा अरसा लगता है, मुझे भी 8-9 साल हो गए हैं जर्मनी रहते हुए, अब जाके मैं चीज़ों को उस तरह से समझ आ जाती हैं, लैंग्वेज हो जाती है। बट एक 9 साल का अरसा इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम जो कि आपने सारी ड्यूरेशन को देना है। तो डेट इज़ ट्रू कि लैंग्वेज का बहरहाल यूके को एक बहुत बड़ा एज है। जो चीज़ मैंने यूके के हवाले से अक्सर सुनी है, जिस तरह आपने अभी पार्ट टाइम जॉब्स की बात की, आपने कहा आपके दोस्त वहाँ पे हैं, मैं सुना था यूके की थोड़ी जो जॉब मार्केट है, स्पेशली अगर पार्ट टाइम जॉब्स को लें या स्टूडेंट जॉब्स को लें, तो आजकल वहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं कि स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गेट पार्ट टाइम जॉब्स और समथिंग। तो जो दोस्त आपके वहाँ पे हैं, डिपेंडिंग अगेन कि आप किस सिटी में जा रहे हो, तो वहाँ से आपने उनसे पूछा कि अच्छा अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है यूके में, अगर मैं पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई करती हूँ तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि मिल जाएगी, या आपको क्या लगता है कि कुछ सर्च किया आपने इस हवाले से? बिल्कुल किया था।
जब एडमिशन वगैरह हो गया था तो मुझे भी काफ़ी लोगों ने डराया था कि जो सिटी में जा रही हूँ वहाँ जॉब्स नहीं मिलेंगी, वहाँ पर ये इशू होगा वो इशू होगा। बट अगेन के हार्ड वर्क तो हर जगह पर है। आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो ही आपको जॉब मिलेगी ना। वहाँ पर मैं अगर डॉम में बैठी रहूँगी तो मुझे जॉब कैसे मिलेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट अगर जा रहे हैं इटली हो, जर्मनी हो या यूके, माइंड में अपने बना के जाएं कि आपको लिंक्स वहाँ पर बनाने पड़ेंगे लोगों के साथ। आप अकेले अकेले नहीं रह सकते। नो मैटर व्हाट, आपको अपने प्रोफेसर्स के साथ भी लिंक्स बनाने होंगे, वहाँ पर फ्रेंड्स बनाने होंगे ताकि वो आपको हेल्प करें। क्योंकि आप तो एक बिल्कुल डिफरेंट कल्चर में जा रहे हो, तो आपको स्टार्ट में नहीं समझ आएगा कि क्या करना है। एटलीस्ट 1 महीना अपने आप को दो और इतनी सेविंग्स ले जाओ 1 मंथ के लिए कि आप वहाँ पर थोड़े लिंक्स क्रिएट कर सको एंड देन जॉब्स अप्लाई करो। बहुत सारी ऐप्स हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि यूके बेस्ड हैं और आपको पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं इजीली। लाइक वहाँ पर आप इवन दो मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो खुद पार्ट टाइम जॉब्स अलाउ कर रही है। मेरी एक स्टूडेंट से वहाँ पर बात हुई थी, जो कॉल सेंटर होता है जो स्टूडेंट के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, तो उनमें बहुत सारी जॉब्स आती हैं। तो मैंने उनमें भी अप्लाई किया हुआ है। मैंने जाने से पहले ही बहुत सारी जगहों पर अप्लाई कर दिया है अपने थोड़ा रिस्क कम करने के लिए। अगेन माइंड में है कि वहाँ पर जाकर भी थोड़ा हासिल करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स मिल रही हैं, लेकिन यह है कि स्टूडेंट अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे। दैट्स ट्रू। अच्छा, ये एक अच्छा माइंडसेट है कि आप प्रिपेयर्ड हो इस बात के लिए भी कि एक तो कंफर्ट जोन छोड़ना है, और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको आप अपनी जॉब्स को लेकर पहले से ही काम स्टार्ट कर देना चाहिए, जो कि आप कर रहे हो। दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच। ये मुझे बड़ी पसंद आई है। वरना लोग कहते हैं वहाँ जाएंगे तो देख लेंगे, वो एक थोड़ा सा रिस्की अप्रोच होती है कि वहाँ जाएंगे और देख लेंगे। आपको पहले पता होना चाहिए कि वहाँ जाके क्या चीज़ एक्सपेक्ट करनी है। अभी आपको आइडिया होने लग गया होगा कि चलो मैंने अप्लाई किया है तो कितने टाइम में रिस्पॉन्सेज आएंगे, किस किस्म के रिस्पॉन्सेज आएंगे। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड अप्रोच। अच्छा, अब आपने सिटी के हवाले से बात की, किस सिटी में जा रहे हो आप, कौन सी यूनिवर्सिटी और किस कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है? मेरी सिटी कैंटरबरी है और यूनिवर्सिटी कैंटरबरी क्रिस्ट चर्च यूनिवर्सिटी है। एमएससी साइकोलॉजी में मेरा एडमिशन हुआ था। लैंग्वेज का इशू नहीं है, इसलिए प्रोफेसर्स वगैरह के साथ जो मेरा प्री कैस इंटरव्यू भी हुआ था तो उसमें भी मुझे कोई इशू वगैरह नहीं आए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। तो वो सबसे बड़ा, जैसे आपने भी पहले बताया कि लैंग्वेज सीखने में ही हमें बहुत अरसा लग जाता है जर्मनी इटली की। थोड़ा सा हमें वॉक थ्रू दे दें अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को लेकर। जब आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, यूके का प्रोसेस एक तो स्टार्ट कब किया था आपने, रिस्पॉन्स आने में आपको कितना टाइम लगा, एप्लीकेशन जाने में कितने टाइम लगे, और कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई हुआ था, और एडमिशन्स कितनी में आपको रिसीव हुए थे? मैंने अपना प्रोसेस रमज़ान के फ़ौरन बाद अप्रैल में स्टार्ट करवाया था। अप्रैल में मैंने आइट्स दिया था और आइट्स सबमिट करवाते ही आपको विद इन 1 और 2 वीक्स के अंदर मेरी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया गया था। 10 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया था, जिसमें से मुझे राउंड अबाउट 1 वीक के बाद एडमिशन ऑफ़र लेटर मिल गया था। बट अगेन मैंने उसको प्रेफर नहीं किया था, तो मैंने वेट किया था। स्टिल कहूँगी कि अप्लाई करने के 20 to 25 डेज़ के अंदर अंदर आपको ऑफ़र लेटर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और मुझे 7 यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र लेटर मिले थे, लेकिन क्योंकि बिल्कुल जब स्टार्ट में जिन यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र लेटर मिला था मुझे 3 में, तो मैंने उन्हीं को अपना प्रेफर किया, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी कि मैं इस मंथ के एंड तक वेट करूं या और वेट करूं, क्योंकि आपको पता है कि फिर वीज़ा का भी थोड़ा इशू बन जाता है। तो इन चीज़ों को अपनी नज़र में रखते हुए मैंने ना जो फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हुआ था उन्हीं को प्रेफर किया। तो उनमें से भी अगेन मेरा कैस का इशू बन गया था एक यूनिवर्सिटी में, तो देन अगेन विद इन द डेज़ मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र किया था अपना। तो टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आए थे आउट ऑफ 10 आपके? मेरे आउट ऑफ 10 7 में आए थे। 7 में एडमिशन आ गए थे। वाह, चलिए ये तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ थी फिर तो चूज़ करने के लिए। तो क्या रीज़न था कि ये वाली यूनिवर्सिटी आपने चूज़ की है, स्पेसिफिकली ये यूनिवर्सिटी कोर्स? मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल लिवरपूल होप यूनिवर्सिटी की थी चूज़, बट वहाँ पर मेरा इशू हो गया था, कैस का इंटरव्यू प्री रिकॉर्डेड था मेरा। वहाँ पर मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया तो पता नहीं मेरे इंटरनेट में कोई इशू था या क्या हुआ, वो सबमिट ही नहीं हुआ था। स्टिल उन्होंने मुझे एक और चांस दिया, तो मैंने वो अगेन रिकॉर्ड किया, तो पता नहीं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कैश देने से और कहा कि मैंने अपनी आईज़ मूव किया इधर उधर। उसके बाद मेरे पास कैंटरबरी ही थी उन डेज़ में, क्योंकि 2 यूनिवर्सिटीज़ तो मैं छोड़ चुकी थी कि हाँ इधर नहीं लेना। तो फिर मैंने फ़ौरन कैंटरबरी में किया, क्योंकि एक तो इसका ये है कि ये बिल्कुल लंदन के साथ है और अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके अगर मुझे लंदन भी मूव करना पड़ेगा तो मेरे लिए ईजी होगा। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि आप वो यूनिवर्सिटीज़ देखो जो बड़ी सिटीज़ के थोड़ा पास हैं।
जर्मनी में मैं भी अक्सर ये कहता हूँ कि कई दफ़ा होता है बड़े सिटी में सेल्फ जाना थोड़ा डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि एक्सपेंस आपके बहुत बढ़ जाएंगे वहाँ पे, और अक्सर एकोमोडेशन इश्यूज बहुत हो जाएंगे। तो दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटजी कि आप अगर क्लोज बाय या नियर बाय आप ढूंढो किसी बड़े सिटी के, कि अगर जिस तरह आपने कहा समर ब्रेक होती है तो आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो, तो एक्सेसिबल हो एक आपके पास बड़ा सिटी के, अगर फुल टाइम जॉब करनी है तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छी अप्रोच है टू थिंक ऑफ इट दिस वे। इवन जर्मनी में भी मैं सेम अप्रोच ही रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट को कि अगर मेजर सिटी में नहीं जा रहे तो करीब करीब कोई मेजर सिटी ढूंढें। अच्छा, एक्सपेंस को लेके हम बात कर रहे हैं तो बात हो जाए फ़ी की। फ़ी स्ट्रक्चर क्या है वहाँ पे यूनिवर्सिटी का? आपने बात की थी इंस्टॉलमेंट की भी, लेकिन ओवरऑल बता दें कि ईयरली फ़ी कितनी है और कोर्स की ड्यूरेशन क्या है वहाँ पे? यूके में एमएस अगर आप मास्टर्स करने के लिए जा रहे हैं तो वो 1 ईयर का ही होगा। पार्ट टाइम 2 ईयर्स का होता है, बट पार्ट टाइम में ये होता है कि फिर आपको मुश्किल होता है थोड़ा वीज़ा मिलना। 1 साल की फ़ीस होती है 15,000 पाउंड, एवरेज फ़ीस है ये मास्टर्स की हर यूनिवर्सिटी में। 15 नहीं तो 16 हो गई या 14 होगी, इससे कम नहीं होती। कितना बन जाता होगा पाकिस्तानी? आई थिंक पाउंड तो यूरो से भी ज़्यादा ऊपर है, 360-70 समथिंग का। जी इतना ही है, ये बन जाता है लाइक 45 लाख तक, 45-50 तक। 45-50 लाख तक का, विच इज़ स्टिल चीपर देन कनाडा या यूएस अगर मैं देखूँ तो। क्योंकि बिल्कुल। कनाडा अभी लाइक मैंने जब विज़िट किया था रिसेंटली कनाडा, तो वहाँ पे 80-90 लाख तक ईजिली हर कोई स्टूडेंट मुझे बताता है 80-90 लाख तक तो हमारा लगा है। तो कंपेयर टू आई थिंक कनाडा या यूएस इवन कंपेरेटिवली थोड़ा सस्ता है यूके। इवन जर्मनी की बात करूँ तो उसके लिहाज से महंगा है उसके लिहाज से महंगा है फॉर श्योर ट्यूशन फ़ी को। अच्छा, अब इसमें इंस्टॉलमेंट्स क्या होती हैं? इंस्टॉलमेंट कितनी कितनी देर बाद आपने देनी होती है? फ़ी कब पे करनी है? इट्स लाइक कि मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गई है 5,000 पाउंड्स की। हम्म, तो अब मैंने अक्टूबर के एंड तक मुझे एक इंस्टॉलमेंट पे करनी ही है, 30 अक्टूबर तक। ठीक। और उसके बाद मुझे 27-28 फेब तक अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो इतना गैप आपको मिल जाता है कि आप उसमें अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट आप निकाल लेंगे, एंड देन आपको एक 4 मंथ्स का ब्रेक होता है, तो आई थिंक इनफ होता है। आप 20 आवर्स पर वीक भी काम कर रहे हैं तो आप अपने एक्सपेंसेस अच्छे से निकाल रहे हैं। तो आप अगर फुल टाइम वहाँ जॉब करेंगे तो आपको इजीली मिल जाती है अपनी इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए इतनी पे। ठीक है, अम्मी अब्बू को भी यही कहा है तभी उन्होंने पैसे दिए हैं। ठीक। यही कहा है, कर लूँगी। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं, अच्छी अच्छी बात है। मैं जस्ट ये सोच रहा हूँ कि अगर किसी ने कन्विंस करना हो अपने अम्मी अब्बू को, या उनसे बात करनी हो कि देखें यूके में इतनी फ़ी है, आप अभी लगा दो, मुझ पे इन्वेस्ट कर दो, या फिर इतनी दे दो मुझे कि बाकी जाके मैं अपना कर लूँ, तो आपने किस तरह मनाया था? पेरेंट्स से क्या बात की थी, या पेरेंट्स से खुद कहा था कि जाओ बेटा आप यूके जाके पढ़ो? नहीं नहीं, ऐसे नहीं कोई भी मानता। लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने 2022 में अपना बीएस कंप्लीट किया था, तो तब मैंने माइंडसेट बनाना स्टार्ट कर दिया था कि नहीं नहीं, आपके पैसे नहीं लगवाऊंगी, स्कॉलरशिप पे ही जाऊंगी। मुझे एडमिशन के लिए थोड़ा फोर्स ना करना, यहाँ पर ले लो, तो बस मैं अपना प्रोसेस करती हूँ ये वो। तो मैंने काफ़ी पूरा 1 साल मैं खुद लगी रही हूँ। आपको भी याद है, शायद याद होगा कि मैंने बताया था कि 1 साल मैंने अपना वेस्ट कर लिया है खुद कर कर, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यूनिवर्सिटीज़ को कैसे किस तरह मैं अप्लाई करूं और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में करूं। क्योंकि स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं ना कि बहुत जिनका क्राइटेरिया हाई होता है उनमें अप्लाई कर बैठते हैं, तो ऑब्वियसली फिर एडमिशन नहीं होता। अपना सीजीपी के हिसाब से अप्लाई करो यूनिवर्सिटीज़ में। तो 1 साल जब ज़ाया हो गया, तो उन्हीं डेज़ में मैंने अपनी रिसर्च भी पब्लिश करवाई थी। तो मेरे घर वालों के लिए ये चीज़ बड़ी थी कि अच्छा, मेरी थोड़ी सी उन्होंने इसको अचीवमेंट माना कि मैंने अपनी रिसर्च फर्स्ट ऑथरशिप में अप्लाई वो पब्लिश करवाई है। फिर मैंने उन्हें थोड़ा मनाना स्टार्ट किया। आपकी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह मैंने काफ़ी देखी थी, एंड देन मैंने बताया, कहते नहीं, क्योंकि आपको पता है कि फियर है कि कंसल्टेंट पैसे ले के आपको एडमिशन नहीं करवाते, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो मैंने लिंक अपने भाई को सेंड किया, मैंने कहा देख लो, कुछ नहीं होता, लोग जाते हैं, स्टूडेंट्स भी जाते हैं, और मेरी यहाँ पर फील्ड का फ़ायदा ही नहीं है। 1 साल हो गया, जहाँ भी अप्लाई करती हूँ वो कहते हैं कि फ्री इंटर्नशिप कर लो, फ्री इंटर्नशिप कर लो। तो अब मैं कितनी देर फ्री इंटर्नशिप कर लूँ? मेरी डिग्री को ख़त्म हुए भी 1 साल हो गया है, कोई जॉब वगैरह का सीन नहीं बन रहा। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। जर्मनी का ही उन्होंने मुझे अलाउ किया था कि अच्छा वहाँ पर फ़ीस नहीं है तो ब्लॉक अमाउंट करनी है, बस ठीक है कर लो। यूके का भी उन्होंने फिर ऐसे मनाया था कि देखें जर्मनी में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, अब मेरे 2 साल ज़ाया हो गए हैं, अब आप क्या चाहते हैं कि मैं घर बैठ जाऊँ, पढ़ूँ ना? तो मेरी फैमिली थोड़ा स्टडीज़ को सपोर्ट करती है, तो ये थैंकफुली प्रिविलेज्ड हूँ मैं। फिर फ़ीस का मैंने उन्हें थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बताया कि नहीं अभी इतनी देनी है। अच्छा अभी 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 मैंने कुछ डेज में पहले उन्हें बताया कि नहीं एक और इंस्टॉलमेंट दे दें।
घर वालों ने ये नहीं कहा बेटा 2 साल हो गए, चलो शादी करो, अब जाओ, बस बहुत हो गया तुम्हारा, पढ़ ली जितना पढ़ना था। बहुत ज़्यादा, बहुत। मुझे थोड़ा डाउट था कि अब मुझे और अप्लाई नहीं करने देंगे, इसलिए मैंने जौन सी यूनिवर्सिटी सबसे पहले आई लिस्ट में 2-3, मैंने कहा बस इनमें कर दें कुछ भी हो जाए, वेट नहीं करना मैंने। हाँ, क्योंकि क्योंकि मुझे याद है कि जब मेरी इनिशली आपसे बात हुई थी, आपने ये भी कहा था मेरे पास टाइम बहुत कम है तो 1 साल मेरा जा चुका है तो आगे आगे मैंने फंस जाना है शादी के चक्कर में, तो उससे पहले पहले मैंने कुछ करना है, तो बिल्कुल। ये चीज़ मुझे याद थी तो और मुझे बड़ी खुशी हुई थी, मुझे मिस जवेरिया ने बताया था जब आपका वीज़ा आया, तो मैंने कहा चलो शादी वाले चक्कर से बच गई या बच गई हैं, या फिर ये होगा कि बेटा यहाँ पे कर के ना फिर चली जाओ तुम यूके, ये होता है। अच्छा नहीं हुआ। बड़े बड़े स्पोर्टिव पेरेंट्स हैं वैसे, मोस्टली पेरेंट्स इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे रहे होते, जहाँ तक मैंने अक्सर केसेस में देखा है। क्योंकि हमारे पास एक केस आए थे सिमिलर, यही उनका सिनेरियो था, उन्हें 1 साल का टाइम था कि बेटा 1 साल में निकल जाओ या कर लो। तो 1 साल में जब उनका वीज़ा आया तो उसी दिन उन्होंने प्लान कर दिया था कि भाई तुम शादी करके जाओगे, वैसे नहीं जाओगे तो ये वाला सीन था। तो ऐसा ऐसा भी होता है, लाइक पेरेंट्स की अपनी परेशानियाँ होती हैं, उनकी अपनी वरीज होती हैं, वो अपने लिहाज से सोच रहे होते हैं चीज़ों के बारे में। मुझे इतराज़ नहीं है, बट अगेन आजकल मैं अपनी अम्मी को भी समझा रहा होता हूँ, मेरी भी सिस्टर्स हैं, तो ओबियसली उनका होता है कि नहीं बस घर हो जाए। वो मैं कहता हूँ देखिए आजकल इंडिपेंडेंट होना थोड़ा ज़रूरी होता जा रहा है, स्पेशली जो आजकल का माहौल भी चल रहा है या जो ज़माना चल रहा है उसमें यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट। उसके बाद आप ये कह रहे हैं सारी चीज़ें, बट दिस इज़ समथिंग जो कि इंपॉर्टेंट आपको रखनी चाहिए कैरियर वाइज। और अगेन अगर आपने 16-20 साल दिए हैं एजुकेशन को, तो वाई जस्ट उसे सारा एकदम स्क्रैच से आप ख़त्म करके एकदम ग्रो करो। तो इट्स नाइस कि इंशाल्लाह आप जाओगे, नई चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, नई नई एक दुनिया एक्सपीरियंस करोगे, जो कि एक बहुत लाइक कम लोगों को स्पेशली मौका मिलता है पाकिस्तान में। तो यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स एज वेल, जिन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, इतना ज़्यादा वो किया है। खैर रही बात एक्सेस फ्यूचर की, मेरी बात रही, मेरी वीडियोज़ आपने देखी थी, मोस्टली मैं जर्मनी पे बना रहा था। अब हम क्योंकि जर्मनी के वीज़ा इश्यूज़ आपको पता होगा, अपॉइंटमेंट इश्यूज़ काफ़ी चल रहे हैं, इवन एडमिशन्स आए पड़े हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट काफ़ी डिलेज हो रही हैं। तो काफ़ी लोग अब शिफ्ट कर रहे होते हैं और कंट्रीज़ में भी। तो आई वाज लाइक कि चलो और कंट्रीज़ में मूव करके देखते हैं, यूके वाली साइड पे जाते हैं, करते हैं। तो आपका वन ऑफ द अर्लीस्ट केसेस में था जो हमारे पास यूके का आया था। तो इन जनरल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था टीम के साथ, या अगर मेरे साथ तो कम इंटरेक्शन हुई होगी, लेकिन मोस्टली टीम के साथ भी हुई होगी आपकी, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? बिल्कुल जैसा रहा है वैसा शेयर करना है, ये नहीं कि अच्छा मुनीर भाई पूछ रहे हैं तो मैं ये कर दूँ, नहीं जैसा रहा है वैसा शेयर करना है। हाँ। मुझे खुद को ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है कि डॉक्यूमेंट्स सारे अलाइंड हो, टाइम टू टाइम हर चीज़ जाती रहे, मतलब इतनी डेट है तो इस डेट तक ना ये काम हो जाए। तो मुझे लग रहा था कि जो मेरा केस हैंडल कर रही थी वो मुझसे बहुत ज़्यादा तंग आ गई होंगी अब तक, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत तंग किया इन 4 मंथ्स में। कैश नहीं आ रहा था तो मैंने उन्हें इतने टेक्स्ट किए, और कभी भी मुझे ये नहीं सुनने को मिला या मुझे कभी भी ये टेक्स्ट नहीं आया था कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉन्टेक्ट ढूंढ के ला रही थी स्टूडेंट्स के, यूनिवर्सिटी के, फिर वो मेल करती थी, मैं भेज देती थी आप मेल कर दें अब। तो थ्रू आउट 4 मंथ्स का मेरा उनके साथ रहा है इंटरेक्ट, और एक दिन ऐसा नहीं गया कि उन्होंने मुझे रिप्लाई ना किया हो या मेरे जो डाउट्स थे वो क्लियर ना किए हों। जब भी मैंने उन्हें टेक्स्ट किया मुझे फ़ौरन रिप्लाई आता था कि हाँ इतना काम हो गया है या कर रही हूँ, आप बता दें। जब मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया स्टिल थ्रू आउट वो साथ रही थी। संडे था उस दिन, तो उस दिन मैंने उन्हें बोला कि मेरा आज कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कल तक वो आएगा, तो आप कल कर दीजिएगा, मंडे तक नहीं मैंने वेट करना, प्लीज़ कल कर दें। तो उन्होंने फिर भी संडे को वो सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स VFS ग्लोबल पे अपलोड करने थे, कर दिए थे। तो मेरा थ्रू आउट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम वी अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स के जब अप्लाई कर रहे होते हैं बहुत सी चीज़ें फ़र्स्ट टाइम हो रही होती हैं, इट्स नॉर्मल टू गेट एंशियस अबाउट इट, कि जब आपको चीज़ों का नहीं पता लग रहा होता। मेरी भी अक्सर जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह एक तो बहुत अच्छी है और एक बहुत एक्सपीरियंस टीम है, तो मुझे मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो टीम हैंडल कर लेती है। मेरे तक वही आती हैं जो कोई बहुत ज़्यादा अगर हैंडल ना हो रहा है, कोई और अगर स्पेसिफ़िक टू किसी सिटी का पूछना है, कुछ करना हो। लेकिन आई थिंक ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो भी आप कंसल्टेंसी या कैरियर काउंसलिंग जिससे भी ले रहे हैं, उनसे आपका एक पर्सनल लेवल पे जाके थोड़ा इंटरेक्शन थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हर बंदे की नेचर डिफरेंट होती है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि बस केस पकड़ाएं और बस ख़त्म, ना एंड में एडमिशन है तो हमें बता दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट इन्वॉल्व रहते हैं, जिस तरह आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे अपने थ्रू आउट प्रोसेस में, तो उस चीज़ को आई थिंक बहुत ज़्यादा फिर
लाइक इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि खाली एट द एंड एडमिशन कराना पर्पज़ नहीं होता, क्योंकि आपकी एडमिशन तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में शायद हो जाए, लेकिन सब्जेक्ट रेलिवेंट जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें एडमिशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने वो जाके पढ़ना होता है। और हमारी कोशिश ये होती है, हम जब भी आपसे पूछते हैं स्टूडेंट से कि आप बताएं ये यूनिवर्सिटीज़ हमने निकालनी है, अब आप बताएं आपने किन में अप्लाई करना है। आपको भी आया होगा कि अच्छा ये यूनिवर्सिटीज़ मिल गई हैं, अब आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो सारी शॉर्ट लिस्टिंग कर लें। तो आई थिंक ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट रही होगी आपके प्रोसेस में कि थोड़ा सा वो भी। आपने वीज़ा प्रोसेस की बात की थी, वीज़ा प्रोसेस में आई नो कि यूके में आजकल वीज़ा रिजेक्शंस भी काफ़ी आ रही हैं। इवन इंटरव्यूज़ में यूनिवर्सिटीज़ भी इंटरव्यू लेती हैं यूके में। जब आपको एडमिशन से पहले कई यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू लेंगी, फिर जो यूके का इटसेल्फ जो वीज़ा आजकल स्टडी वीज़ा है वो कंपेरेटिवली उसमें रिजेक्शंस का रेशो थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो थोड़ा सा अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर कर दें। क्या कोई तैयारी आपने टीम के साथ भी की थी, उन्होंने भी करवाई थी, या जब इंटरव्यू आपका हुआ था तो उसमें क्या क्या सवाल उन्होंने पूछे थे जो आपको लगा कि ज़रा इंपॉर्टेंट है, मैं शेयर कर दूँ बाकियों के साथ भी। आजकल यूके वीज़ा जो है थोड़ा सा पाकिस्तानियों में फिर भी मेहरबान है बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से। स्टूडेंट्स का बहुत सारों का ना एनएसएफ इशू कर रहे थे एंड देन उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। सब स्टूडेंट्स का इंटरव्यू नहीं ले रहे, जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में उन्हें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही उनको बस वीज़ा इशू कर देते हैं विद इन द डेज़ जो भी उन्होंने प्रॉमिस डेज़ होते हैं उनके 3 वीक्स हो गए, 2 वीक्स हो गए। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को एनएसएफ दे रहे हैं तो उनको वो बहुत तंग कर रहे हैं। कुछ के वीज़ा रिजेक्ट कर दिए हैं उन्होंने और कुछ को इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। बट फॉर्चुनेटली अगेन को मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम नहीं बना। मेरी बायोमेट्रिक 22 अगस्त को हुई थी और उसी दिन मेरा पासपोर्ट सबमिट हुआ था। एंड देन क्योंकि मैंने प्रायोरिटी वीज़ा में अप्लाई किया था तो मुझे 28 अगस्त को उनका मेल आ गया था कि आप अपना पासपोर्ट आके रिसीव कर लें। तो वीज़ा नहीं हुआ आपका, वीज़ा इंटरव्यू नहीं हुआ था, विदाउट वीज़ा इंटरव्यू आपको वीज़ा मिल गया। ये तो क्रेडिट फिर आप दें टीम को भी, खुद को भी सारा सारा आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट थी। हाँ, दैट्स गुड। अच्छा, तो यूके में ये भी है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो तो आपका वीज़ा इंटरव्यू नहीं होता, वो डायरेक्टली आपको वीज़ा इशू करते हैं। और हाँ, अगर उन्हें थोड़ा सा शक लग रहा हो कि हाँ नहीं ये थोड़ा सा गड़बड़ है या डॉक्यूमेंट इधर उधर हैं, तो वो अपनी तसल्ली के लिए फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो और वो भी तब होता है जब आपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड नहीं किए होते और या फिर आपने अपनी स्टेटमेंट नई नहीं निकलवाई होती। वो होता है ना जो पहले यूनिवर्सिटीज़ को दी हुई है वही आप सबमिट करते जा रहे हैं। ये भी बड़ा इशू है कि आपको हर 15 डेज़ के बाद बैंक स्टेटमेंट अपनी नई निकलवानी पड़ती है। कितनी कितनी अर्से की बैंक स्टेटमेंट आपने दिखाई थी? तो यूनिवर्सिटी को मैंने 30 डेज़ की ही करवाई थी, बट एम्बेसी में मैंने फिर 2.5 महीने की थी, 2.5 मंथ 3 मंथ्स तक की थी मेरी स्टेटमेंट। और वो कितना कितना मांगते हैं कि कितना क्रेडिट आपके उसमें होना चाहिए अकाउंट में? हर यूनिवर्सिटीज़ का अपना होता है और उसी हिसाब से फिर एम्बेसी में जब अप्लाई करो तो वो भी यूनिवर्सिटी वाली स्टेटमेंट का कहते हैं। वो होता है कि आपको मंथली 1200 पाउंड्स तक आपके पास ना एक्सपेंसेस हों आपके बैंक में, तो वो बन जाते हैं राउंड अबाउट। फीस भी वो अगर वो निकाल दें तो वो 15,000 पाउंड्स तक बन जाते हैं जो आपने बैंक में शो करने हैं। ठीक है, और वो आप अपने स्पॉन्सर की दिखा सकते हैं, आपके फादर हो गए, रिलेटिव हो गए, खुद की होना ज़रूरी नहीं होती ऐसे। कोई ऐसा स्टेज था आपके ड्यूरिंग द प्रोसेस जो आपको लगा हो कि सबसे कम्प्लेक्स है और शायद अगर आप खुद से कर रहे होते तो यहाँ पे आप फंस रहे होते, जहाँ पे टीम ने शायद आपको असिस्ट किया हो? मैं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हुए फंस जाती। मुझसे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पूरे होने थे। मोटिवेशनल लेटर जो होता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं खुद भी वही करती अगर मैंने खुद बनाया होता। बहुत सारी अपनी तारीफ़ें कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। वो उस चीज़ को एक ही वर्ड को पकड़ के पूरा लेटर लिख लेते हैं, नहीं हम ऐसे हैं हम वैसे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स का अप्लाई करते हैं और आपने अपना भी किया था, तो कंसल्टेंट को आइडिया होता है कि आपने किस तरह का मोटिवेशन लेटर सबमिट करवाना है और डॉक्यूमेंट्स का एक पूरी जो एक चेकलिस्ट होती है वो किस तरह देनी है। और मुझे तो कुछ मंथ्स अपने सिर्फ डॉक्यूमेंट से टेस्ट करवाने में लग गए थे कि आईबीसी की भी करवा लूँ, एचईसी की भी करवा लूँ। तो उन डेज़ में क्या होता है कि आप मेंटली भी एग्जॉस्टेड हो चुके होते हैं। तो और मेरा क्योंकि बिल्कुल जो मेरा केस हैंडल कर रही थी उन्होंने हर चीज़ को मुझे वो पहले सेंड करती थी, ठीक है अब ठीक है इसी तरह करना है। तो हर चीज़ों में चेक करती थी कि हाँ बस ठीक है, खुद की तसल्ली करके फिर वो करती थी आगे सबमिट। तो बिल्कुल ऐसे ही रहा है कि जैसे साथ साथ इंटरेक्ट करती रही थी। इवन जब मुझे उन्होंने कहा कि आप मेंटली प्रिपेयर हैं, इंटरव्यू भी हो सकता है, तो क्योंकि जब वो वीज़ा के लिए उन्होंने अप्लाई किया सब उन्होंने ही किया था, बट अगेन उन्होंने मुझे सेंड किया कि आप देख लो एक दफ़ा जो जो करना है किस तरह करना है। तो ऐसे ही था कि अगर मुझे इंटरव्यू के लिए भी बुलाता है तो मुझे इसी तरह था कि मैंने खुद ही सब चीज़ें की हैं। इतना इन्वॉल्व रखा था उन्होंने मुझे
कि एंड डे पे मुझे ये प्रॉब्लम ना हो, जैसे स्टूडेंट्स को होता है कि सब तो कंसल्टेंट ने कर दिया है, अब वहाँ पर वो चुप करके बैठ जाते हैं, अच्छा याद नहीं आता ना कि कैसे किया था अप्लाई, इस चीज़ में कैसे किया था। तो मुझे ये चीज़ों का इशू नहीं आया किसी भी वहाँ पर, नहीं पॉइंट पर लगा कि मैं खुद कर लेती तो मेरे लिए कॉम्प्लेक्स ना होता। मेरे लिए बहुत प्रोसेस ईजी रहा है। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी ने सर्विसेज लेनी है हमारी, तो कोई रिकमेंडेशन अगर आप एज कोई फीडबैक देना चाहें। फॉर इंस्टेंस मैं हूँ, मैंने एक्सेस फ्यूचर की सर्विस लेनी है और मैं आपको सुन रहा हूँ कि आप एक प्रोसेस को गो थ्रू कर चुके हो, तो शुड आई टेक देयर सर्विसेज या नहीं? अगर उसके ड्रॉबैक्स या जो आपने वैसे फ़ायदे तो बताए हैं, उसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, या तो अगर फ़ायदे लग रहे हैं तो क्या हो सकते हैं? मैं तो ये बोलूँगी कि अगर देखें आप अफ़ोर्ड करते हैं ना, क्योंकि ये भी बहुत प्रॉब्लम होता है, कुछ स्टूडेंट्स अफ़ोर्ड नहीं कर रहे होते और फिर वो देखते हैं कि जो पैसे कम ले रहा है उस कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं। एक तो वो आपको ट्रीट बहुत बुरी तरह करते हैं। जब मैंने अपना डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाए थे, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे और यही रोना बहुत सारे स्टूडेंट्स का चल रहा था कि कंसल्टेंट बात नहीं सुन रहा, अब वो आगे से इस तरह बोल रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे नहीं बात करो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का माइंडसेट वहाँ बन गया था, अच्छा खुद अप्लाई करना चाहिए ये वो। बट मैं ये रेकमेंड करूँगी कि जब आप कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं तो उनके रिव्यूज़ देख लें पहले, बहुत सारे स्टूडेंट्स के, जिस तरह मैंने भी वीडियोस देख कर ही आपके पास अप्लाई किया था, मतलब फ़ीस वगैरह की थी, सबमिट सारा डिस्कस किया था। पहले तो अपना माइंड क्लियर करो कि रिजेक्शंस भी मिलते हैं, ऐसे नहीं होता कि आपने कंसल्टेंट को पैसे दे दिए तो वो एडमिशन करवा के ही छोड़ेंगे। अब यूनिवर्सिटी तो किसी के हाथ में नहीं है ना, होल्ड उनका, तो डिसीजन तो उनका है। तो स्टूडेंट्स ये माइंडसेट बनाएं कि एडमिशन कर रहे हैं अप्लाई, लेकिन रिजेक्शन लेटर्स भी आएंगे। जर्मनी में जैसे आपको पता है, मेरे 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, मुझे एक में भी नहीं मिला था। तो मुझे ये नहीं था कि भैया मेरे पैसे ज़ाया हो गए, बट ऑफ कोर्स मैं खुद भी करती तो हो सकता था। तो ये प्रोसेस इतने फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं, इतने फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं, और आप बैक पे अपनी स्किल्स को पॉलिश करो। मैं तो ये बोलूँगी कंसल्टेंट के थ्रू करवाओ और अपना माइंडसेट बनाओ कि आपने कुछ अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है, क्योंकि आप वहाँ पर जाके और जॉब्स पर ही नहीं रह सकते। हमेशा आगे बढ़ने का सोचो, अपनी स्किल्स को पॉलिश करो, देखो वहाँ पर किन चीज़ों की डिमांड है, किन स्किल्स की डिमांड है, कहाँ पर इंटर्नशिप्स आ रही हैं, तो आप अपना साथ साथ उन चीज़ों पर काम करते रहो। एंड वो आपका प्रोसेस कर रहे हैं तो आप खुद भी इन्वॉल्व रहो, सीखो कि किस तरह करना है, क्या करना है, ताकि आपको यूनिवर्सिटीज़ में जाकर ज़्यादा वहाँ पर जाके इशू ना हो। अब मेरा मंडे को 16 को ही मेरी यूनिवर्सिटी में ओरिएंटेशन है और मैंने ये सब कुछ अपनी चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, क्योंकि मैं थ्रू द प्रोसेस आप लोगों के साथ इन्वॉल्व थी, तो मुझे ये नहीं टेंशन कि किस तरह वो किया था काम, किस आप मुझे अब बता दें, तब क्यों नहीं बताया था। तो इन्वॉल्व रहो, लेकिन यह है कि फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस होते हैं, तो आई रिकमेंड कि कंसल्टेंट को दे दो, उनको ज़्यादा अच्छे से पता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, किस तरह सबमिट करवाने हैं और किन यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया आपके CGPA के हिसाब से है। हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अच्छी अच्छी गूगल करते हैं और गूगल में हमेशा टॉप यूनिवर्सिटीज़ ही आती हैं और उनमें से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं और वहाँ पर एडमिशन नहीं होता। फिर लगता है कि पता नहीं हमें एडमिशन क्यों नहीं मिला। तो आई थिंक जिनके पास एक्सपीरियंस है उन्हें अलाउ करना चाहिए ये करने के लिए। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो जस्ट गो विद द कंसल्टेंसी। मैं तो फुली रिकमेंड करूँगी, मेरे लिए प्रोसेस बहुत ईजीली और स्मूथ रहा था। थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडेशन। एक चीज़ आपने बहुत ज़रूरी की है, बात कही है कि कई दफ़ा स्टूडेंट पैसे दे के उन्हें लगता है कि बस अब तो एडमिशन हमारा पक्का ना हो जाए, अब तो हमने पैसे दे दिए तो अब तो ये 100% की। मैं हमेशा कहता हूँ जो भी हमारे पास आता है, हमारा काम, जब हम जर्मनी वाइज स्पेसिफिकली बात कर रहे होते हैं, हमारा काम आपके एडमिशन्स ठीक तरह से ना प्रोफेशनल वे अप्लाई करने का होता है। हम कभी ये गारंटी नहीं देते कि आपका एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज़ में आ जाएगा, क्योंकि जर्मनी में सबको पता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और कंपटीशन हमेशा हाई रहता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो वो इवन वी आर नॉट श्योर कि वो किस तरह वर्कआउट करेंगी। हमें नहीं पता कि आपके साथ और कितने स्टूडेंट उस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल कैसी है, उन्होंने जर्मन जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने कितने लोगों को रखना है इस इनटेक में, कितनों को नहीं रखना, क्योंकि पॉलिसीज़ भी यूनिवर्सिटीज़ की बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती रहती हैं हर साल। कई दफ़ा वाइड्स मांग रहे होते हैं, कई दफ़ा नहीं मांगते, कई दफ़ा कम मांगते हैं, कई दफ़ा ज़्यादा मांगते हैं। तो बहुत सी चेंजिंग आती जा रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में भी, हर साल चेंज होती हैं डिपेंडिंग कि उनके पास एप्लीकेशन ज़्यादा आती रहती हैं, तो वो थोड़ा क्राइटेरिया बढ़ाते रहते हैं। अब जब स्टूडेंट को मेरे पास इस माइंडसेट से आए कि हमने मुनीब भाई आए थे, मुनीब भाई को देखा था, मुनीब भाई को पैसे देते हैं, मुनीब भाई हमें बुलवा लेंगे, मैं कहता हूँ नहीं ऐसा नहीं होता।
ठीक है, मुनीब भाई जो कर सकते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक एक अच्छी तरह में से प्रोफाइल जो जिसकी पॉसिबिलिटी हमें पता हो कि ज़्यादा हो सकती है, हम अप्लाई कर देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे एडमिशन आना या ना आना, इस पे अगर आपको मुनीब भाई ने वो कर दिया ना, एडमिशन ही आया हमारा, तो कॉन्ट्रैक्ट की हमारी सबसे पहली टर्म होती है कि वी डोंट गारंटी एडमिशन, वी गारंटी द एप्लीकेशन प्रोसेस। दूसरे अब जो ज़्यादातर जो माइंडसेट यहाँ पाकिस्तान में है, अगर हम देखा जाए तो अक्सर लोग डील कर रहे होते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी, और प्राइवेट में कंपेरेटिवली एडमिशन्स आराम से आ जाते हैं। आपने पैसे देने होते हैं ज़्यादातर, फ़ी अगर हाई हो तो प्राइवेट का क्राइटेरिया थोड़ा लो होता है, तो वो स्टूडेंट फिर उस माइंडसेट से आते हैं कि नहीं अच्छा हमने ये कर दिया है तो पक्का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जर्मनी में ओबियसली चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। यूके में फिर कंपेरेटिवली चांसेस हाई रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हर यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देगी। अब यूके में भी कंपटीशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है चीज़ों को लेकर, तो ओबियसली आपको प्रोफाइल थोड़ी अच्छे तरीके से भेजनी चाहिए, इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एडमिशन का, अगर वो नहीं क्लियर होता ठीक तरह से आप नहीं करते तो अक्सर आपके इंटरव्यू में रिजेक्शन दे देते हैं वो लोग। आई थिंक इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट लाइक मुझे अप्रोच करना भी चाह रहे हैं तो इट्स गिवन एग्जांपल कि अगर राबिया का जर्मनी में नहीं हुआ उनका एडमिशन, 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई हुआ, 5 में नहीं हुआ, बट अगेन शी शिफ्टेड टू यूके। उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा मनी भाई ने तो ना पैसे ले लिए थे, खा गए मेरे पास सारे पैसे, एडमिशन मेरा इन्होंने किया नहीं। हालांकि एडमिशन अप्लाई होते हैं, हमारी तरफ से डॉक्यूमेंट जाते हैं। मसला तब हो कि अगर हम कहें कि अच्छा ये यूनिवर्सिटीज़ है, हम अप्लाई ना करें आपका, ठीक है। हम जब भी कोई एडमिशन अप्लाई करते हैं हम रिजेक्शन रिस्पॉन्सेज दिखाते हैं कि अच्छा इस बेस पे रिजेक्शन आई, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा थे। तो आई थिंक वो चीज़ें समझनी चाहिए स्टूडेंट को, बट मोस्टली स्टूडेंट मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा, एक तो आई नो स्टूडेंट के भी मसले होते हैं, पैसे अरेंज करना इतना आसान नहीं होता, फिर उम्मीद लग जाती है इतनी ज़्यादा कि यार इतना ज़्यादा हमने ख़र्चा किया है। बट दिस इज़ समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम बाहर की बात करेंगे आपका ख़र्चा होगा, आपका ख़र्चा यूनिवर्सिटीज़ में भी होगा, आपका ख़र्चा एप्लीकेशन फ़ी में भी होगा, अटेस्टेशन में भी होगा। दिस इज़ द प्रोसेस यू हैव टू गो थ्रू, बिकॉज ये आपका चॉइस है कि आपने बाहर पढ़ना है। अब जब बाहर पढ़ना है तो ख़र्चा आपका यूरो में आएगा या पाउंड में आएगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो मैंने तो इतने PKR लगा दिए थे, अब PKR वैसे ही इतना डाउन होता जा रहा है, तो ये मेरे बड़े दिल में होता है कि यार वो कहीं नहीं, मेरे भाई आप बहुत महंगे हो, आप इवन अपॉइंटमेंट लेते हो तो आप 30-40 यूरो चार्ज करते हो। तो लिटरली मैं अगर उन्हें दिखाऊं कि मेरे डेली का ख़र्चा अगर 100 यूरो भी है ना तो वो भी कम होता है, क्योंकि आप एक टाइम का बाहर से खाओ तो 20-25 यूरो आपको नहीं पता कहाँ चले गए। तो हमारा टाइम या हमारी जो चीज़ें हैं वो तो सब यूरो में ही चल रही हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तानी करेंसी बहुत नीचे जाती जा रही है, बट जब यू आर एमिंग फॉर समथिंग जो कि बाहर की करेंसी में है, देन आप एक्सपेक्ट भी करो कि आपके ख़र्चे फिर बाहर की करेंसी के मुताबिक होंगे, आप उसे पाकिस्तान से इक्वेट इतना नहीं कर सकते। तो याद दिस इज समथिंग जो आपने मुझे रिमाइंड करवाया, तो थैंक यू सो मच आपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए भी, अपना टाइम देने के लिए भी। आपकी फ़्लाइट भी करीब है, आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पर टाइम दिया है। इवन अगर यूके में जाके आपको कोई हेल्प चाहिए होती है, यूके में बहुत दोस्त मेरे पढ़ रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट इंशाल्लाह और भी आएंगे, तो आप वो भी बताइएगा। इंशाल्लाह हम राब्ते में भी रहिए, हम आपसे दोबारा हो सकता है 6 महीने 1 साल बाद आपको ज़हमत देंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा गया यूके ठीक है, तो हो सकता है बहुत सी और चीज़ें हों आपके पास शेयर करने के लिए। हाँ, कोई अगर मैसेज हो आप दे सकती हैं ओवरऑल इन जनरल, अगर किसी को देना हो, स्पेशली किसी फ़ीमेल्स को आपने देना हो, क्योंकि फ़ीमेल्स बड़ी मुश्किलें होती हैं उनको फैमिली सिचुएशंस को डील करने में, एजुकेशन वाइज जब एक दफ़ा डिग्री हो जाए तो उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है उन पर। तो कोई अगर आप उन्हें एडवाइस करना चाहो तो दिस इज़ द टाइम। आपने इतनी मुश्किल से BS तक पहुंची हैं, तो यहाँ पर आकर अपनी स्टडीज़ को ड्रॉप करने का कोई पीछे नहीं रह जाता मकसद। अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें। क्या है कि आज आपके पास है, अच्छा है, ठीक है, अल्लाह पाक दे रहे हैं, घर में अच्छा खास से बस एक्सपेंसेस चल रहे हैं, फैमिली सपोर्ट कर रही है, बट आपको आने वाले वक्त का नहीं पता। इवन आपको पता है पाकिस्तान के हालात के साइड पर जा रहे हैं, फैमिलीज़ में क्या क्या इश्यूज़ बन रहे हैं, तो फीमेल्स को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश तो करनी होगी। अब आप अपनी फैमिलीज़ को मनाना आप पर है कि शादी पर भी इतने एक्सपेंसेस लगाएंगे और कल को कोई गारंटी नहीं है कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए खुशियाँ ख़रीद ली हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ हर जगह पर होती हैं। तो यह है कि आप वहाँ पर सेटल हो सकती हैं, आप अपनी मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, और यह है कि अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट नहीं तोड़ो। सबसे बड़ा जो पेरेंट्स को डाउट होता है और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं, उनके डाउट्स भी ठीक हैं, वहाँ पर जो इश्यूज़ आते हैं सबको पता है। तो अपना माइंड बना के जाओ कि भाई आपको काम करना पड़ेगा और अपनी लिमिट्स में भी रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहते हैं कि यूके में बहुत ज़्यादा
इश्यूज आते हैं, लाइक बहुत गलत काम होते हैं, जर्मनी में हो रहे हैं, तो कहाँ नहीं हो रहे, सेव आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि इन्वेस्टमेंट अपने फ्यूचर पे कर लें तो बेहतर है, क्योंकि फ्यूचर का नहीं पता, किसी को नहीं पता कल क्या आने वाला है। तो अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट करो और पढ़ लो, ये ज़रूरी है, अभी आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच राबिया, आई विश यू वेरी गुड लक आपके फ्यूचर के लिए भी। और आई होप के वी स्टे कनेक्टेड इन अ वाइल, के हम बाद आई में भी होप मैंने आपकी टीम को ज़्यादा तंग ना किया हो। नहीं वो तंग मुझे तो बिल्कुल नहीं किया आपकी टीम को मैंने बहुत किया है। टीम को यकीन करें, जब भी कोई एडमिशन्स या वीज़ा आता है, सबसे पहले क्या हमारा ग्रुप बना है इंटरनल कंपनी का, और उसके अंदर वो शेयर होता है कि हमें ये एडमिशन रिसीव हुआ है या हमें यहाँ पे वीज़ा रिसीव हुआ है। एंटायर टीम का मूड एकदम से चेंज हो जाता है। कई दफ़ा थके होते हैं, काम ज़्यादा होता है, क्यूरी ज़्यादा होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट जैसे भी हमें पता लगता है ना, एट द एंड ऑफ द डे उसके रिज़ल्ट हमें दिखने लगे होते हैं, तो एक अलहदा मोटिवेशन आ जाती है कि यार देखो ये चीज़ हमें रिसीव हुई है, ये हमने मेहनत की थी, एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास रिज़ल्ट आया। तो वो चीज़ बहुत मोटिवेटेड रखती है, मुझे तो रखती है, जो टीम है इवन उन्हें बहुत रखती है। आप अगर देखें, जब मेरा टीम लीड भी है मुश्तबा, वो खुशी खुशी एंड में मुझे कॉल करके बता रहे होते, अच्छा नहीं भाई यहाँ से वीज़ा आ रहा है, यहाँ से वीज़ा आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो दिस इज़ समथिंग जो हमें भी बहुत ज़्यादा यकीन करने के दिल से खुशी होती है। और कई दफ़ा जब स्टूडेंट कहते हैं मेरा एडमिशन नहीं आया, तो मुझे उतना ही दुख हो रहा होता है जितना स्टूडेंट को हो रहा होता है, बट देयर आर फ्यू थिंग्स जो इवन वी कांट कंट्रोल। बट या अक्सर लोग, मुझे एक सवाल भी आया था, अगर टाइम है तो मैं शेयर कर दूँ, कि आप कंसल्टेंसी के प्रोफेशन में क्यों आए थे, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो कि मैं इसका कोई एक्सपर्ट नहीं था इसमें। मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, फिर मास्टर्स किया अपना जर्मनी से, देन जॉब कर रहा हूँ, पहले भी कर रहा था, टेक्निकल जॉब है, इंजीनियरिंग जॉब है। तो मुझे कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं थी इन चीज़ों की, स्पेशली अगर आप देखो कि आप यूरो में अर्निंग कर रहे हो तो। बट मेरा यूट्यूब चैनल, इट्स बीन देयर 6-7 साल से, मैं कर रहा हूँ, 5-6 साल हो गए हैं। तो पहले मैं खाली वीडियोस बनाता था कि भाई आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। 3-4 साल मैंने कोई सर्विस का सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ये चीज़ स्टार्ट करूँगा। फिर एक दफ़ा मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि कई स्टूडेंट देख लेते थे, लेकिन जब वो कर रहे होते थे तो दे वर लाइक हमें ये मसले आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारा प्रोसेस डील करें अगर आप कर सकते हैं तो। कि कई दफ़ा आप सुन लेते हो वीडियो, लेकिन जब आप प्रोसेस में जाते हो तो 10 चीज़ें और आ जाती हैं, क्योंकि काफ़ी डिटेल में चीज़ें चल रही होती हैं। तो देन आई वाज लाइक यार कि अच्छा, अगर स्टूडेंट्स का भला हो रहा है, अगर अगर मैं कुछ कर सकता हूँ उनके लिए अपार्ट फ्राम दिस शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन, तो व्हाई नॉट, करके देखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रेट आ रहा है, एडमिशन्स आ रहे हैं, वीज़ाज़ आ रहे हैं। यही चीज़ हमें मोटिवेट कर रही है कि स्टूडेंट्स की लाइफ चेंजिंग सिनेरियोज़ हैं। अगर आप किसी का पहले माइंड बनाओ कि अच्छा, पहले माइंड बनाने में टाइम लगता है आपको कि अच्छा बाहर ये फैसिलिटीज़ हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये चीज़ें आप कर सकते हो। जिस तरह आपने मेरी वीडियोज़ देखी, आपको हुआ कि अच्छा जर्मनी कुड बी एन ऑप्शन, राइट। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि यहाँ बाहर क्या चल रहा है, ये अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए हैं भी कि नहीं। तो वंस आप बता दो अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, उसके बाद जिस तरह आप मेरे पास आए थे, हम वी नेवर मेट इन रियल लाइफ। मैंने कभी राबिया से नहीं मिला, ना राबिया मुझसे मिली है। द ओनली कनेक्शन इज़ थ्रू सोशल मीडिया। और इवन जब हमारे पास जो मोस्ट केसेस भी आते हैं, वो भी मुझे देख के आ रहे होते हैं, वो हमारे ऑफिस तक नहीं आते इस्लामाबाद में। मोस्टली वो कहते हैं बस मुनीब भाई आप हैं, आपसे बात होगी, बस ठीक है, ख़त्म। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल, पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर लोग आप पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि विदाउट मिले आपको इतनी बड़ी एक अमाउंट दे रहे होते हैं, दिस इज इटसेल्फ मुझे लगता है एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि ट्रस्ट फैक्टर लोगों का बिल्ड हुआ होगा। बिल्कुल। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी एज वेल। और मुझे जब जो ये क्वेश्चन था कि कंसल्टेंसी क्यों ज्वाइन की, तो इसीलिए ज्वाइन की थी कि अगर किसी एक भी स्टूडेंट का आ जाता है तो आई फील लाइक कि मैं कुछ एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहा होता हूँ उसमें, लाइफ चेंज करने में स्टूडेंट के एक्चुअली मीनिंग में। या बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं और करते हैं, लेकिन बहुत से लोग फिर ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक तो टाइम लिमिटेशंस की वजह से, कई दफ़ा ऐसी चीज़ों की वजह से कि उन्हें डर होता है कि एप्लीकेशन में कोई गलती ना हो जाए और उनका टाइम ना इतना ज़्यादा ज़ाया हो जाए, क्योंकि एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो वो प्रेफर करते हैं कि किसी प्रोफेशनल को हायर करें और उनकी सर्विसेज। तो जिस तरह आपको पता है कि हमारा प्लेटफॉर्म जो कि एक्सेस फ्यूचर का प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अर्से से स्टूडेंट्स की हेल्प आउट कर रहे हैं, एडमिशन सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूरोप, जर्मनी हो जाए, बेल्जियम हो जाए, फ्रांस हो जाए। और रिसेंटली हमारे फ्रांस के बहुत अच्छे सक्सेस रेशियोज भी आ रही हैं, वीज़ाज भी आ रहे हैं और एडमिशन्स भी आ रही हैं। तो अगर आपको एडमिशन
इमिग्रेशन रेलिवेंट सर्विसेज आप हमारे थ्रू प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं तो उसका सिंपल सा एक मेथड है कि आपको एक गूगल फॉर्म फिल आउट करना है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ और मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। फॉर्म को फिल करने के 2 से 3 दिन बाद हम आपको कॉल करेंगे और आपकी प्रोफाइल को एवेल्यूएट करने के बाद आपके चांसेस भी आपसे डिस्कस करेंगे, साथ में एप्लीकेशन स्टार्ट किस तरह करनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म नहीं मिल रहा तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे भी फॉर्म मौजूद है। सिंपली आपने गूगल पे जाके MR व्लॉग्स लिखना है, मेरी वेबसाइट को ओपन करना है और फिर आपने कॉन्टेक्ट सेक्शन में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हो कि गूगल फॉर्म आपको सिंपली यहाँ पर शो हो रहा होगा। इस फॉर्म को आप ओपन कर सकते हो, फिल कर सकते हो और अगेन फिर हमारे साथ आप इन कॉन्टेक्ट आ सकते हो। इसके अलावा अगर आपने मुझसे पर्सनली बात करनी है तो मेरे 1-on-1 कैरियर काउंसलिंग सेशंस भी हैं जो कि आप मेरी वेबसाइट पे बुक कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस प्रोसेस को लेकर या इंटायरली जो सिचुएशन चल रही है आजकल वीज़ा डिले के हवाले से, आपको नहीं समझ आ रहा किस कंट्री में आया जाए किस में नहीं आया जाए, तो सब चीज़ें आप मुझसे 1-on-1 डिस्कस कर सकते हो। तो होपफुली अच्छे के लिए चेंज हो क्योंकि कई दफ़ा जाके स्टूडेंट बाहर आके मुश्किलों में भी फंस जाते हैं, फिर उनके मैसेज आते हैं मुनीब भाई हमें तो जॉब नहीं मिल रही है, कर रहे हैं। फिर उन्हें मैं गाइड करता हूँ लाजमी, बट मैं बहुत क्लियर हूँ शुरू से अपनी वीडियो में। मैंने एक वीडियो डाली थी डोंट कम टू जर्मनी इफ़ आप ये नहीं कर सकते। बहुत मुझे पड़ी थी उसमें सुनने को कि भाई खुद जर्मनी बैठा है, लोगों को क्यों कह रहा है कि जर्मनी नहीं आना। बट जो रियलिटीज़ होती हैं वो आप आके एक्सपीरियंस करते हो फिर। लाइक इट्स नॉट ईजी टू सेटल डाउन। मुश्किलें हर जगह पे होंगी, जिस तरह राबिया ने कहा कि मुश्किलें आपको फेस करनी पड़ेंगी, बट यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप बाहर जा रहे हो ये सोच के ना जो कि पार्टी शुरू हो जाएगी, ये सोच के जाओ कि मेहनत स्टार्ट हो रही है, अब आपकी एक्चुअल मेहनत स्टार्ट हो रही है। हाँ, तो ये एक चीज़ थी। तो थैंक यू सो मच राबिया, आपने भी कुछ दिल में मेरे बातें थी वो भी निकल आई हैं, ये स्क्रिप्ट में नहीं थी अनस्क्रिप्टेड थी। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच टाइम और इतना अच्छा आपका फीडबैक देने के लिए। इंशाल्लाह वी विल स्टे कनेक्टेड और आपसे इंशाल्लाह बात होती रहेगी। इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।